बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और क्लास 10th न्यू फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कंडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हमने पढ़ा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वेक्शंस की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास पहला टॉपिक ही होगा एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट क्या थी हमारे पास? कन्वेक्शन करंट का मतलब था सर्कुलर मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसे हम क्या कहते थे? कन्वेक्शन करंट का नाम दिया था। तो कन्वेक्शन करंट की हम यहाँ, या सिंपली मैं यूँ कहूँ कि कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है उसकी एप्लीकेशन में कहते हैं कन्वेक्शन करंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स आर यूज्ड टू वार्म आवर होम्स एंड ऑफिसेज। हम क्या करते हैं, इसी कन्वेक्शन की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि हमारे घरों में या हमारे ऑफिस के अंदर जो रूम्स को गर्म करने के लिए हम सर्दियों में हीटर यूज करते हैं, वो किस प्रोसेस को फॉलो करता है? वो हमारे कन्वेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आल्सो रिले ऑन कन्वेक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट हीटिंग थ्रू आउट दी बिल्डिंग। अब इसी तरह जो हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी इसी कन्वेक्शन के प्रोसेस को ही फॉलो करता है। ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल के ऊपर, कन्वेक्शन करंट अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक बड़े लेवल पे जो है नेचुरली क्या होता है, ये कन्वेक्शन का प्रोसेस अकर करता है। द डेली चेंजेस इन टेम्परेचर इन द एटमोसफेयर आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वार्म और कूल्ड एयर। तो हमारे जो मौसम के अंदर रोजाना की तब्दीलियां होती हैं, वो कभी गर्म हवा चलने लग जाती है, कभी ठंडी हवा चलने लग जाती है। हम देखते हैं कि डे टाइम में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट में वही टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि ठंडक हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है, ये नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, और ये नेचुरली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट इन दी नेचर। इसी तरह हमारे पास जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हैं, यानी कि जो ज़मीनी हवाएं होती हैं और समंदरों में जो हवाएं चलती हैं, वो भी इसी कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से ही हैं। तो अब यहाँ हमने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो इनमें हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन या कन्वेक्शन करंट। तो हम बता सकते हैं कि हमारे घरों और ऑफिस के अंदर जो हीटर्स होते हैं, वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि घरों में और ऑफिस के अंदर जो हीटर्स हैं, वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? वो हमारे कन्वेक्शन करंट के प्रोसेस को। इसी तरह जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, ये भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है। और इसी तरह अगर लार्ज स्केल पे हम नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंज आता है, ठीक है, डेली टेम्परेचर चेंज है, ये भी इसी की एप्लीकेशन है। और अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये दोनों की दोनों जो है, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये कन्वेक्शन करंट की एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं जी, लैंड एंड सी ब्रीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। हमने ये जो समंदरों में हवाएं हैं, वो दिन के वक्त क्यों चलती हैं? एंड व्हाई डज अ लैंड ब्रीज अकर एट नाइट। लेकिन जो जमीन के ऊपर हवाएं हैं, वो रात को क्यों चलती हैं? समंदरों में जो हवाएं हैं वो डे टाइम में चलती हैं, बट जो जमीन है उसके ऊपर जो हवाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? रात के वक्त होती हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीजन है? तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ गया जी, वाई डज आ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जो फिगर 11.4 है, यहाँ सी ब्रीज दिखाई गई है, और ये डे टाइम का है। अब डे टाइम में होता क्या है? डे टाइम में होता यह है कि जब सूरज निकलता है, तो सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं। जब ज़मीन तक पहुंचती हैं, तो जो हमारे पास ड्राई लैंड होती है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका मतलब जब हवाएं धूप पड़ती है, तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। अब जब ज़मीन गर्म होगी, तो ज़मीन के करीब जो हवाएं होंगी, वो ज़मीन से हीट को ऑब्जॉर्व करेंगी और वार्म अप हो जाएंगी। अब जब वो वार्म अप हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? लेस डेंस हो जाएंगी। जब लेस डेंस हो जाएंगी, लाइटर होने की वजह से वो ज़मीन से ऊपर उठना शुरू करेंगी। अब ज़मीन से जब वो ऊपर उठेंगी, तो उस हवा की जगह पे और एयर पार्टिकल्स आएंगे, और वो कहाँ से आएंगे? वो समंदरों की तरफ से आते हैं। तो ये है हमारे पास, समंदरों की तरफ से आते हैं। जब समंदरों की तरफ से हवा की मूवमेंट होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कौन सी? सी ब्रीज चलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह नाइट की जब बात करें, तो समंदरों के अंदर मौजूद जो पानी होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो वो डे टाइम में हीट को ऑब्जॉर्व करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करने के बाद
वार्म अप हो जाता है फुल डे के अंदर। लेकिन रात में क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। अब नाइट में अभी वो पानी जो डे टाइम में उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की थी सन से, वो उसके अंदर मौजूद है। अब वो क्या करेगा, अपनी उस एनर्जी को रिलीज करता है नाइट में। तो क्या होता है, वहां से हीट होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से वहां से हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। और जमीन की तरफ से हवाएं चल के समंदर की तरफ जाती हैं, जो कूल्ड एयर होती हैं वो समंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था कि हम बता सकते हैं कि डे टाइम में समंदर की तरफ से हवाएं जमीन की तरफ आती हैं, लेकिन नाइट के वक्त जमीन से हवाएं जो होती हैं वो समंदर की तरफ जाती हैं। तो पहले क्वेश्चन का कि जो सी ब्रीज होती हैं वो डे टाइम में क्यों होती है, उसका आंसर हम यूं लिखेंगे, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट अप, कि दिन के वक्त लैंड क्या होती है, हीट अप हो जाती है फास्टर देन दी सी, ड्यू टू दी लैंड लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द वार्म एयर above the land rises and cooler air from the sea move it to replace it। अब क्या होता है कि दिन के वक्त जमीन जब वार्म अप हो जाती है तो एयर भी वार्म अप हो जाती है जो जमीन के ऊपर होती है। अब वो वार्म ऊपर होने की वजह से ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह लेने के लिए समंदरों से हवाएं क्या आती हैं, जमीन की तरफ आती हैं, जो कि ठंडी होती हैं। जमीन की हवा गर्म होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से अबाव उठ जाती है, राइज अप हो जाती है, और उधर से हवाएं जमीन की तरफ आती हैं। अब जब वो जमीन की तरफ आती हैं तो इस तरह क्या होती है, समंदरों से जमीन की तरफ एयर की मूवमेंट होती है। तो यही वजह है कि डे टाइम में सी ब्रीज चलती है हमारे पास। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में ये होता है, एट नाइट द लैंड कूल डाउन मोर क्विकली, जो जमीन होती है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, कम होने की वजह से गर्म भी जल्दी हो जाती है, ठंडी भी जल्दी हो जाती है। अब वो क्विकली क्या होती है, आपके पास कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन होने की वजह से समंदर में पानी होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो क्या होती है, जल्दी ठंडा नहीं होता। तो होता यह है कि समंदरों के ऊपर जो पानी होता है वो गर्म होने की वजह से उसके ऊपर जो समंदरों के ऊपर हवा होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है गर्म होने की वजह से। अब उस हवा की जगह लेने के लिए जमीन से हवाएं समंदर की तरफ जाती हैं। तो यही वजह है, रात के वक्त जो हवाएं हैं वो जमीन से समंदर की तरफ जाती हैं, लेकिन दिन में हवाएं समंदर से जमीन की तरफ आती हैं। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास कन्वेक्शन करंट की, वो है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, व्हाट कीप्स अ ग्लाइडर इन द एयर। अब वो क्या चीज है जो ग्लाइडर को जमीन जो हवाओं में रोक के रखती है। जब भी हम देखते हैं परिंदे हों या हम ग्लाइडर्स की बात कर लें तो वो क्या होते हैं, वो हवाओं में तैरते रहते हैं। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, कैसे वो कभी ऊपर भी मूव करना चाहे तो ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी आ रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है ग्लाइडर्स की, सिंपल। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर यूं देते हैं कि ग्लाइडर विच इज लाइक अ स्मॉल प्लेन विद आउट एन इंजन। जो ग्लाइडर होता है वो बेसिकली एक प्लेन की तरह होता है, और ऐसा प्लेन है हमारे पास जिसके अंदर इंजन नहीं है। कहता है रिले ऑन दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर करंट। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी की सारी उसकी जो मूवमेंट है या उसका हवा में रहना डिपेंड कर रहा है उन हवाओं पर जो जमीन से ऊपर की तरफ उठती हैं और उसको भी ऊपर लेके जाती हैं। वो उन्हीं के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है वार्म एयर पे। आर थर्मल क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन, और वो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन। तो ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है बेसिकली यही है जो एक ग्लाइडर को एयर के अंदर रखता है। कहता है ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ दीज राइजिंग करंट ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब वो क्या करता है, एक लंबे अरसे तक, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर तक ग्लाइडिंग करना चाहे, वो क्या करता है, इन्हीं एयर से एडवांटेज लेता है और हवा के अंदर मौजूद रहता है। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, हाउ डू ग्लाइडर्स एंड बर्ड्स स्टे अलोफ्ट यूजिंग कन्वेक्शन। अब ये जो ग्लाइडर्स होते हैं और जो हमारे पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो इसी प्रोसेस को, कि जो जमीन से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, यानी कि जो कन्वेक्शन करंट हमारा आता है उसी से फायदा उठाते हुए जमीन के अंदर क्या करती हैं, लंबे अरसे तक बुलंदियों पर ही रहते हैं, बुलंदियों तक ही मौजूद रहते हैं। अब यहाँ इस चीज का भी आंसर देख लेते हैं अगेन। कहता है सिमिलरली बर्ड्स यूज थर्मल टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग। तो हमने देखा होगा गर्मी में अक्सर आप एक चीज नोट करते होंगे कि हवाओं में परिंदे नजर आते हैं, वो अपने जो पंख होते हैं उनको नहीं हिलाते, उनको हिलाते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, ऐसे स्टे, अपने पंख उन्होंने बखेरे हुए हैं और वैसे वैसे हवा में तैर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं कि वो कन्वेक्शन करंट के अंदर जहां हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं उन हवाओं के ऊपर आते हैं, और उन हवाओं में ऊपर आने के बाद अपने पंखों को सीधा, जैसे ग्लाइडर्स के पंख नहीं हिल रहे होते तो अपने पंखों को ऐसे सीधा कर लेते हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं और गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ ये फिगर्स के अंदर देख सकते हैं कि ये एरो क्या है, एक थर्मल को शो कर रहा है, यहाँ से बर्ड आया और ऐसे क्या करना है, उसने घूमना शुरू कर दिया,
घूमते घूमते क्या करेगा, वो हाइट पे ऊपर चला जाएगा और अपने पंख को नहीं हिलाएगा। तो ये जो आपके पास कन्वेक्शन होते हैं, इन्हीं कन्वेक्शन की वजह से, इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से वो क्या करते हैं, हवाओं में तैरते रहते हैं और बुलंदियों तक वो क्या करते हैं, घंटों तक बुलंदियों में मौजूद रहते हैं, अपने पंख को ऐसे ही बखेरे। दे स्ट्रेच देयर विंग्स एंड सर्कल इन दी थर्मल्स। वो क्या करते हैं, सर्कल्स के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, अपने पंख को बखेर के स्ट्रेच करने के बाद सर्कल्स के अंदर घूमते हैं, अलाउइंग देम टू गेन आल्टीट्यूड एज दी वार्म एयर राइज। जैसे जैसे गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, वो उन गर्म हवाओं के ऊपर आ जाते हैं, अपने पंख को स्ट्रेच करते हैं, सर्कल्स में घूमते हैं और वो गर्म हवाएं उनको भी ऊपर उठा के ले जाती हैं और वो हाइट तक चले जाते हैं और घंटों तक बुलंदियों में मौजूद रहते हैं। Birds such as eagles, hawks, and vultures are especially skilled at using thermal to glide over long distance with little effort, barely needing to flap their wings। अब हमारे पास ये चंद एक परिंदे हैं जिनमें से हमारे पास ईगल्स, हॉक्स या हम वल्चर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये स्किल्ड होते हैं कि थर्मल्स को कैसे यूज करना है। उन्हीं थर्मल्स को यूज करके ये घंटों तक क्या करते हैं, हवाओं के अंदर तैरते रहते हैं। अब यहाँ जो मैंने आंसर क्वेश्चन लिखा था, हो डू ग्लाइडर्स एंड बर्ड स्टेल ऑफ यूजिंग कन्वेक्शन, तो इसका आंसर हम यूं भी दे सकते हैं, दे रिले ऑन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वार्म एयर। वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो अपवर्ड मूविंग मूवमेंट होती है किसकी, गर्म हवाओं की। एयर करंट्स टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड विद लिटिल एफर्ट। अब थोड़ी सी एफर्ट करते हैं और वो एफर्ट क्या होती है कि वो अपने पंख जो होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको स्ट्रेच कर लेते हैं और सर्कल्स के अंदर क्या करते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। जहां थर्मल्स मौजूद होते हैं उन थर्मल्स में सर्कल्स के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, फिर घंटों तक हवाओं में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है कन्वेक्शन इन स्वेटर्स एंड मरीन। कहता है कन्वेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्वेटर्स एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्टिंग मैरीन लाइफ। अब ये जो हमारे पास मैरीन लाइफ के लिए या हमारे स्वेटर्स के अंदर जो कन्वेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं व्हेन सनलाइट हीट द सरफेस ऑफ द ओशन, जब हमारे पास जो सनलाइट होती है वो ओशंस की, समंदरों की जो सतह होती है उनको क्या कर देती है, उनको गर्म कर देती है, ठीक है। द वार्म वाटर बिकम लाइटर एंड स्टे एट द टॉप। अब जब वो गर्म पानी होता है वो क्या करता है, वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो टॉप पे रहता है, क्यों, क्योंकि वो अब लाइटर है, लाइटर होने की वजह से वो नीचे नहीं होगा, तो वो जो वार्म वाटर होगा वो ऊपर वाली सतह पे ही मौजूद रहेगा। अब जब वो ऊपर वाली जगह पे मौजूद रहेगा, वाइल द कूलर वाटर डेंसर वाटर सिंक टू द बॉटम, अब वो जो ठंडा पानी होगा वो क्या होगा, समंदरों में नीचे रहेगा। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर कॉज कन्वेक्शन करंट इन द ओशन। अब ये जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आएगा कि ऊपर वाली सतह का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, नीचे वाली सतह का टेम्परेचर कम होगा, ऊपर वाली सतह वार्म होगी, नीचे वाली सतह हमारे पास क्या होगी, कूलर होगी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्या करता है, ये कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ये जो कन्वेक्शन करंट होता है, कहता है दीज करंट कॉन्टिन्यूसली मूव वाटर अप एंड डाउन हेल्पिंग टू मिक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस इनटू द डीपर लेयर्स। अब ये जो कन्वेक्शन होता है कि उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है, अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके अंदर मूवमेंट करवाता रहता है। अब ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट ऑक्सीजन को मिक्सअप करती है फ्रॉम दी सरफेस इनटू डीपर लेयर। जो ऊपर वाली सरफेस की लेयर होती है और जो नीचे वाली लेयर्स होती है, उन दोनों में ऑक्सीजन को मिक्स करती है एंड ब्रिंगिंग एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम दी ओशन फ्लोर टू दी सरफेस। अब ओशन फ्लोर से सरफेस की तरफ जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको भी क्या करता है, लेके जाता है। तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाई इज कन्वेक्शन इंपॉर्टेंट फॉर मैरीन लाइफ। तो मैरीन लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन भी मिक्सअप होती है, ऊपर से नीचे की तरफ ऑक्सीजन मूव करती है और बाकी जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो भी पानी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं और वो जो मैरीन लाइफ है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकॉज इट इंश्योर दैट देयर इज एनफ ऑक्सीजन एंड फूड अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ। तो डिफरेंट डेप्थ के ऊपर हमारे पास जो ऑक्सीजन और जो फूड होता है ना वो अवेलेबल होता है। इस प्रोसेस के जरिए मैरीन्स के अंदर यानी कि पानी के अंदर मूवमेंट होती है। विदाउट कन्वेक्शन द डीप ओशन वुड लैक ऑक्सीजन। अगर हमारे पास कन्वेक्शन ना हो तो कन्वेक्शन ना होने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन डिफरेंस है यानी कि जो डीपर ओशन लेयर होगी
उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी और उसकी कमी की वजह से उसके अंदर जो मैरीन लाइफ होगी वो डिस्टर्ब होगी, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि मैरीन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। एंड सरफेस वाटर वुड लैक न्यूट्रेंट्स, और जो सरफेस के ऊपर हमारे पास होंगे वहां न्यूट्रेंट्स नहीं आएंगे, वहां ऑक्सीजन तो होगी सरफेस के ऊपर जो एयर से आ जाएगी या दूसरे सोर्सेज से आ जाएगी, और नीचे डीप में जो न्यूट्रेंट्स होंगे वो ऊपर वाली सतह पे नहीं आ पाएंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, ये प्रोसेस ऊपर से सरफेस से ऑक्सीजन को नीचे लेके जाता है और नीचे से जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, ऊपर मूव करवाता है। इस तरह डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट हमारे पास न्यूट्रेंट्स की कैपेसिटी मिलती है और ऑक्सीजन भी हमें मिलती है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मेरीन इकोसिस्टम टू थ्राइव। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन थे ब्रेन टीजर। सबसे पहला, व्हाई डू वी फील अ नाइस ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे टाइम एट द बीच। जब हम बीच पे होते हैं तो हम वहाँ दिन के वक्त जो ब्रीज चलती है उसको हम इतना अच्छा क्यों फील करते हैं। कहता बिकॉज लैंड इज हॉटर देन द सी। अब रीजन ये है कि जब डे टाइम में हमारे पास सी ब्रीज चलती हैं तो जो जमीन होती है वो तो गर्म होती है, बट जो हमारे पास सी होता है वो कूलर होता है एज कंपेयर टू हमारे पास लैंड। अब जमीन गर्म है लेकिन जो समंदर है वो जमीन की निस्बत क्या है, ठंडा होगा, कूलर होगा, मतलब इसकी निस्बत। कहता कॉजिंग अ सी ब्रीज टू ब्लो फ्रॉम द कूलर सी टू रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर ऑन द लैंड। क्योंकि जमीन गर्म है, हम जमीन के ऊपर हीट फील कर रहे हैं, तो हीट फील करने की वजह जब समंदरों से हवाएं जमीन की तरफ चलती हैं तो वो हवाएं ठंडी होती हैं, और वो ठंडी हवाएं होने की वजह से हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। तो ये रीजन है कि डे टाइम में जब हम बीच पे होते हैं तो जो समंदर की तरफ से हवाएं जमीन की तरफ मूव करती हैं वो हवाएं ठंडी होती हैं, तो जमीन गर्म होने की वजह से हमें जमीन की हीट महसूस होती है, बट जो वहां से हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, तो ठंडी महसूस होने की वजह से वो हमें अच्छी लग रही होती हैं। Or how can birds fly for hours without moving their wings much in sunny weather? तो sunny weathers के अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास जो birds हैं वो घंटों अपने विंग्स को हिलाए बगैर किस तरह हवा के अंदर या हमारे पास क्या होते हैं, हवाओं में तैरते रहते हैं। तो आंसर होगा दे यूज थर्मल। वो क्या करते हैं, थर्मल्स को यूज करते हैं। थर्मल्स क्या था, राइजिंग वार्म एयर करंट, जो नीचे से हमारे पास क्या होता है वार्म एयर्स ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। स्ट्रेचिंग देयर विंग्स, अपने विंग्स को क्या करते हैं, फैलाए रखते हैं। एंड सर्कलिंग या साइकिलिंग विद इन दी थर्मल्स टू गेन आल्टीट्यूड, और वो क्या करते हैं एक साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं और वो घूमते घूमते क्या करते हैं, हाइट यानी कि आल्टीट्यूड को गेन करते हैं। किस सीजन के अंदर, जब हमारे पास सनी वेदर्स होता है, जब हमारे पास गर्मी होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन है उनमें हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रूम्स। हमारे पास जो घरों को हम गर्म करते हैं या हम घरों को ठंडा रखते हैं उसके अंदर हमने जो कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है या हीटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, ये दोनों के दोनों जो सिस्टम है ये भी किस पे वर्क करते हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये वर्क करते हैं हमारे कन्वेक्शन के ऊपर। तो हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन हु अ गैस हीटर वार्म अ रूम। तो हमने देखा होगा हम सर्दियों में क्या करते हैं, हम हीटर्स को यूज करते हैं अपने कमरों को गर्म करने के लिए, और गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर हम एसी यूज करते हैं अपने कमरे के अंदर कूलिंग करने के लिए। तो ये जो दोनों के दोनों प्रोसेस हैं ये दोनों के दोनों किसको फॉलो कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे कन्वेक्शन करंट के जो, या हम कन्वेक्शन के प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब किस तरह हमारे पास ये कन्वेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे देखें गर्मियों के अंदर हमने देखा, सर्दियों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने हीटर को ऑन किया, जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो जो हीटर होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे वो वार्म अप होता है उसके करीब जो एयर होती है वो भी वार्म होना शुरू हो जाती है। अब वार्म एयर जो होगी हमें पता है वो लाइटर होती है, अब वो जो वार्म एयर होती है वो अवे फ्रॉम दी हीटर मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि उन एरियाज की तरफ मूव करना शुरू कर देगी जहां हमारे पास ठंडी हवाएं मौजूद है। अब जो ठंडी हवाएं मौजूद होंगी वो क्या होंगी, वो क्योंकि डेंस है एज कंपेयर टू वार्म एयर, तो वो नीचे की तरफ आएंगी और वो हीटर के करीब आ जाएंगी। और इस तरह हमारे पास मूवमेंट होती रहेगी कि जो ठंडी हवाएं हैं वो हीटर की तरफ मूव करेंगी और जो गर्म हवाएं होंगी वो हीटर से दूर जाएंगी। और ये जो हमारे पास मूवमेंट होगी एयर की, इसी को हमने कन्वेक्शन करंट कहा था। कि कन्वेंशन करंट क्या होता है, बेसिकली ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है, जहां हमारे पास ठंडी हवाएं जो होंगी वो नीचे जमीन की तरफ मूव करती हैं और गर्म हवाएं अपवर्ड मूव करती हैं। ये बात हो रही है सूरज के लिए, लेकिन जब मैं हीटर की बात करता हूँ तो अब मेरे पास जो सोर्स है वो हीटर है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो गर्म हवाएं जो होंगी वो हीटर से अवे जाएंगी और ठंडी हवाएं जो होंगी वो हीटर की तरफ मूव करेंगी। इस तरह ठंडी हवाएं हीटर से आके एनर्जी लेंगी और गर्म होकर फिर अवे फ्रॉम हीटर मूव करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह तमाम की तमाम जो एयर होगी रूम के अंदर वो गर्म हो जाती है, तो हीटर जो होगा वो हमारे रूम को
क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो यही हमारे पास वर्किंग है। कहता है व्हेन अ हीटर इज टर्न ऑन इट वार्म द एयर नियर इट, दिस वार्म एयर बिकम लाइटर, लेस डेंस एंड राइज टुवर्ड द सीलिंग। अब वो छत की तरफ मूव करना शुरू कर, एज द हॉट एयर मूव अप, कूलर हैवियर एयर मूव डाउन टू दी टू टेक इट प्लेस नियर द हीटर। तो होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, हीटर को ऑन करते हैं, तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म हवाओं की जगह लेने के लिए हीटर के पास आती हैं। हीटर के पास जो गर्म हवाएं होती हैं वो छत की तरफ मूव करना शुरू होती है, और इस तरह एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है। और तब तक होता रहता है जब तक टेम्परेचर क्या हो जाए, रूम का सेम ना हो जाए। तो पूरी एयर का जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो फिर ये मूवमेंट रुक जाती है। लेकिन गर्म होने तक ये हीटर जब तक ऑन रहता है तो हमारे पास वो मूवमेंट होती रहती है, और इस तरह हीट जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी। इसी तरह सिमिलर इफेक्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग समर। समर के अंदर जब हमारे पास होता है सेम यही वाला प्रोसेस होता है। व्हेन एयर कंडीशन इज यूज्ड टू कूल द रूम, इट कीप द एयर मूविंग and help in spreading the heat evenly throughout the room. This is why room gradually become warmer without needing fans. तो गर्मियों के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी भी एयर कंडीशनर को यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता रहता है। अब रूम से हीट को ऑब्जॉर्व करता रहता है। जब हीट को ऑब्जॉर्व करता रहेगा तो हमारे पास जो ठंडी हवाएं होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी, और गर्म हवाएं क्या होंगी, एयर कंडीशन से बाहर की तरफ मूव होती रहती है। जैसे जैसे रूम के अंदर मौजूद गर्म हवाएं रिमूव होती जाएंगी, रूम का टेम्परेचर कम होता जाएगा, और कम होते होते जो रूम होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाई डू रूम्स ग्रेजुअली बिकम वार्मर, ठीक है, विदाउट नीडिंग फैंस व्हेन अ हीटर इज ऑन। जब भी हम क्या करते हैं, किसी हीटर को ऑन करते हैं तो रूम ग्रेजुअली क्यों गर्म हो जाता है। तो हम पहले आंसर कर चुके हैं कि जब हीटर ऑन करते हैं तो वो जो गर्म हवा हीटर के पास होती हैं वो हीटर से अवे मूव करना शुरू कर देती हैं। जब वो हीटर से अवे मूव करती हैं तो ठंडी हवाएं उनकी जगह लेके वो भी गर्म हो जाती हैं, अगेन वो हीटर से अवे मूव करती हैं, और इस तरह हवाओं की जो मूवमेंट होती है, जो कन्वेक्शन करंट होता है, वो रूम को गर्म कर देता है ग्रेजुअली। ठीक है, हमें किसी पंखे की जरूरत नहीं है हवाओं को मूव करवाने के लिए, जस्ट कन्वेक्शन करंट की वजह से वो क्या होती है, हवाओं की मूवमेंट होती रहती है और रूम ग्रेजुअली गर्म हो जाता है। और सेम लाइक ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई डू रूम्स ग्रेजुअली बिकम कूलर विदाउट नीडिंग फैन व्हेन अ एसी या एयर कंडीशन इज ऑन। जब हम किसी एयर कंडीशन को ऑन करते हैं तो एयर कंडीशन को ऑन करने पे ग्रेजुअली हमारा जो रूम है वो ठंडा कैसे हो जाता है। तो वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करता है, कन्वेक्शन करंट के प्रोसेस को फॉलो करता है, और इसको फॉलो करते हुए रूम को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कन्वेक्शन की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है या एप्लीकेशन है, वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। जो घरों के अंदर पानी को गर्म करने के लिए सिस्टम यूज किया जाता है, वो भी जो है वो इसी मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। कि पानी के अंदर भी क्या होता है, कन्वेक्शन करंट जो होता है वो लिक्विड के अंदर वो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है, और उससे होगा क्या, उससे होता यह है कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है ना कूल वाटर और वार्म वाटर के दरमियान में, वो मूवमेंट होती है जिससे सारे का सारा पानी क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हमारे जहन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये कि हाउ डज अ हाउस होल्ड वाटर हॉट वाटर सिस्टम वर्क, कि ये वाला जो सिस्टम है ये किस तरह वर्क करता है। तो इन मोस्ट होम्स हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्टोरेज टैंक वाटर हीटर। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हॉट वाटर वो बेसिकली एक वाटर हीटर का टैंक टाइप हमारे पास एक मौजूद होता है, वाटर हीटर जिसको कहा जाता है। उस टैंक के अंदर पानी स्टोर होता है। दिस सिस्टम वर्क बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू द हाउस थ्रू द पाइप्स वेयर इट स्प्लिट इनटू टू लाइंस, वन ऑफ द कोल्ड वाटर यूज एंड वन दैट गोज इनटू द वाटर हीटर। अब हमारे पास क्या होता है, जो पानी की सप्लाई होती है वो दो वाटर्स होते हैं। पहले वाला वो जो हीटर के अंदर जा रहा होता है, जो ठंडे पानी का, और दूसरे वाला जो होता है वो पानी में दूसरी सिंपल सप्लाई जाती है। अब एक जो हीटर से गुजर रहा होता है वो पानी के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए होता है। वहां से हीटर से गुजरते हुए जब पानी गुजरेगा तो वो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, हीटर उसको हीट अप कर देगा। तो दो तरह की सप्लाईज होती हैं जो हमारे पास टैप के अंदर जारी होती हैं, या हमारे वॉशरूम की बात करें या बाथ की बात करें तो दो तरह के टैप यानी कि दो तरह की वाटर सप्लाईज होती हैं, एक हमारे पास ठंडे पानी की और दूसरी हमारे पास क्या होती है, गर्म पानी की। अब इन साइड दी वाटर हीटर, पानी का जो हीटर होता है उसके अंदर दी कोल्ड वाटर इज हीटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट आर अ गैस बर्नर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम। अब दो तरह के हमारे पास हीटर्स होते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं और दूसरा वो जो गैस हीटर होता है।
दो तरह के जो हीटर्स हैं, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट होता है जो पानी को गर्म करता है, और जो गैस हीटर होता है उसके अंदर गैस बर्नर होता है जो पानी को गर्म करता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। एज द वाटर हीटेड अप इट बिकम लेस डेंस एंड राइज नेचुरली टू द टॉप ऑफ द टैंक वेयर इट ड्रॉन आउट फ्रॉम अ टैप। तो वहां से हम क्या करते हैं, हमारे पास वो जो गर्म पानी होता है, या तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है वो उसको गर्म करता है, या हमारे पास क्या होता है, बर्नर होता है वो उसको गर्म करता है। जैसे ही पानी गर्म होता है हीटर में तो वो अपवर्ड मूव करता है, और हीटर के टॉप के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, जो पाइप का आउटर हमारे पास वे होता है, पानी के लिए पाइप होता है जहां से पानी बाहर निकलता है, तो वो ऊपर होता है। तो इस तरह जो पानी नीचे से गर्म होता रहता है, गर्म पानी नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से अगेन उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा, और इस तरह पानी की मूवमेंट उस वाटर टैंक के अंदर होती रहती है। तो इस अंदाज से हमारे पास जो वाटर हीटर है वो वर्क करता है। Next, why is the hot water tap located at the top of the storage tank? तो सवाल ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने कहा कि ऊपर से ही पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले नंबर पे आपने एक पिक्चर देखी, पिक्चर के अंदर यहाँ टैंक नजर आ रहा है, तो ये वाटर हीटर टैंक है। अब इस वाटर हीटर टैंक के अंदर टॉप पे देखें दो तरह के पाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है हॉट वाटर आउटलेट है जहां से हॉट पानी, और कोल्ड वाटर आउटलेट है, दूसरा क्या है, कोल्ड वाटर आउटलेट है। अब पानी इस टैंक के अंदर आता है, और इस टैंक के अंदर ही पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने के बाद वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो टॉप के ऊपर आपने देखा होगा दोनों के दोनों जो हमारे पास इनलेट और आउटलेट है ना, वो टॉप के ऊपर ही लगे हैं। तो आउटलेट टॉप के ऊपर क्यों होता है, हीटर के ऊपर? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इज द हॉट वाटर टैप आर हॉट वाटर आउटलेट एट द टॉप ऑफ द स्टोरेज टैंक? टॉप पे क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं लगाया जाता कि ऊपर से पानी आए और नीचे से पानी बाहर निकल जाए? क्योंकि पानी को जब हम गर्म करते हैं, बर्नर नीचे होता है, तो नीचे से पानी हीटअप होता रहता है, पानी मूव करता है, नीचे से अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ से हीटअप होगा, और हीटअप होने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और ऊपर से जो हमारे पास जो पानी होगा, जो कि हमारे पास ठंडा पानी है, वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ठंडा पानी ऊपर से नीचे आता है, और गर्म पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, और इस तरह ये जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट से कन्वेक्शन करंट आता है। कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड की वजह से पानी गर्म क्योंकि अपवर्ड उठ जाता है, इस वजह से टॉप के ऊपर ही हमारे पास क्या होती है, जो टैप है वो कहाँ लगाई जाती है, टॉप के ऊपर लगाई जाती है, यानी कि आउटलेट टॉप पे लगाया जाता है, क्योंकि गर्म पानी अपवर्ड मूव करता है, और अपवर्ड मूवमेंट की वजह से टॉप पे हम लगाते हैं। कहता है बिकॉज हीटेड वाटर बिकम लेस डेंस एंड राइज नेचुरली टू दी टॉप ऑफ द टैंक, क्योंकि वो टॉप पे चला जाता है, तो इसलिए टैप जो होगी वो टॉप के ऊपर ही लगाई जाती है। अच्छा, अब हम जो पढ़ रहे थे ऊपर, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास होता क्या है, कि जो कूलर वाटर होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, डेंसर वाटर जो होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, जो कि कूलर है क्योंकि वो डेंसर होता है, और जो हमारे पास हीटेड वाटर यानी कि वार्म वाटर होता है वो अपवर्ड मूव करता है। तो इस तरह मूवमेंट से पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, जो उस वाटर टैंक के अंदर मौजूद है। व्हेन समवन टर्न्स ऑन अ hot water tap, the hot water from the tap of the tank flows out easily and new cold water enter from the blow to the heating water। तो जैसे ही हम पानी को निकालते हैं, मूवमेंट होती है, तो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर से गर्म पानी निकल जाता है, और उसकी जगह लेने के लिए जो कूल्ड वाटर इनलेट होता है वहां से और पानी आके उस टैंक को फिल कर देता है। और इस तरह हमारे पास क्या होता है, जो हीटर होता है, जो कि वाटर हीटर है, वो पानी को गर्म करता है, और इस तरह पानी की जो सप्लाई होती है वो घरों के अंदर यूज होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन अ हॉट वाटर सिस्टम? हॉट वाटर सिस्टम के अंदर जो थर्मोस्टेट है इसका क्या फंक्शन है? कहता है थर्मोस्टेट इन साइड द टैंक कंट्रोल द हीटिंग एलिमेंट। अब क्या होता है कि जो टैंक के अंदर थर्मोस्टेट होता है, जो टैंक के अंदर मौजूद होता है, वो क्या करता है, वो हीटिंग एलिमेंट होता है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द हीटिंग एलिमेंट, और गैस बर्नर या गैस बर्नर होता है, इंश्योरिंग दैट द वाटर स्टे एट अ सेट टेम्परेचर। जो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो टेम्परेचर है ना वाटर का, वो एक स्पेसिफिक सेट पर रहना चाहिए। ठीक है, दिस सिस्टम इंश्योर अ स्टडी सप्लाई ऑफ द हॉट वाटर। और ये जो सिस्टम होता है ये क्या करता है, स्टडी सप्लाई को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। पानी की जो एक स्पेसिफिक सप्लाई होती है वो प्रोवाइड, ये नहीं है कि हीटर के अंदर से गुजरने के बाद भी जो पानी है वो ठंडा पानी आ रहा हो, वो क्या करता है, उस पानी को गर्म करता रहता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ताकि जो हॉट वाटर आउटलेट है वहां से गर्म पानी ही निकले, इनलेट करके जो भी पानी नया आएगा वो उसको भी गर्म करेगा, और गर्म करने के बाद पानी की सप्लाई को मूव करवाता रहता है। और ये सारी की सारी जो पानी का टेम्परेचर होता है उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है, हमारे पास थर्मोस्टेट जो होता है वो ये सारे का सारा फंक्शन
प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये थी जी हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कन्वेक्शन और कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस को पढ़ा और उसके अंदर देखा कि जो कन्वेक्शन करंट है वो बेसिकली किस तरह इंप्लीमेंट होता है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर या डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो तीसरी स्टेट थी या तीसरा मेथड था हमारे पास ट्रांसफर हीट का, उसको पढ़ेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।